हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल्स की। क्लास 12 के इंटीग्रल्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड करेंगे आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव्स की कुछ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटीग्रल्स होते हैं वो हमारे एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव में इस क्लास में नहीं सिखाने वाला हूँ, मतलब नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट बात करेंगे इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स मतलब एंटी डेरिवेटिव्स। क्या एंटी डेरिवेटिव्स हैं और कैसे फाइंड करते हैं, आज के का टॉपिक हमारा यही होगा और इसी पे बात करेंगे हम लोग। और इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, और फॉर्मूलेस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फंक्शन को लेकर के, एक फंक्शन को ओरिजिन मान करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फंक्शन, स्टार्टिंग with the function f, ये फंक्शन जो हमारे पास है f, इसको लेके हम चलते हैं। अब मुझे फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव्स, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, मतलब f होना चाहिए। मतलब वी वांट टू फाइंड f whose derivative is small f। मतलब मुझे एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव ये स्मॉल f, ये फंक्शन जो फंक्शन ले रहा हूं वो फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो फंक्शन ले रहा हूं वो फंक्शन होना चाहिए हमारा। जो ये फंक्शन होगा, जो f होगा, कैपिटल f, ये हमारा क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारे पास कैपिटल F एंटी डेरिवेटिव होगा ऑफ द फंक्शन स्मॉल f। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग फंक्शन कैपिटल F from function small f is called anti डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये एंटी डिफरेंशिएशन, मतलब ये इसको हम लिखते हैं, आप लिख देते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस होगा ऑफ रिकवरिंग द फंक्शन f। कैपिटल F एक फंक्शन है, उस फंक्शन को रिकवर करने के लिए जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। जो फाइंड होगा वो होगा एंटी डेरिवेटिव, पूरे प्रोसेस को बोलेंगे एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोग इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं क्या है। जो एंटी डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल्स। अब हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि स्टार्ट किया था हमने विद फंक्शन स्मॉल f। क्या किया था, एक फंक्शन था स्मॉल f, इससे हमने स्टार्ट किया। वी वांट टू फाइंड कैपिटल F, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल F फाइंड करना है, हुज डेरिवेटिव इज स्मॉल f।
एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव स्मॉल f होना चाहिए। तो कैपिटल F जो होगा वो कहलाता है एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द फंक्शन f क्या है? द प्रोसेस ऑफ द रिकवरिंग फंक्शन f फ्रॉम द फंक्शन स्मॉल f इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एंटी डिफरेंशिएशन का एक डेफिनेशन क्या है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। अ फंक्शन f, a function f is antiderivative of the function small f on the interval i। एक कोई इंटरवल है i, ये हमने कोई भी एक रियल इंटरवल ले रखा है, उस इंटरवल पे जो फंक्शन f है इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑन इंटरवल i। ये क्या है? एक डेफिनेशन है किसकी? एंटी डेरिवेटिव की। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। एक फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है स्मॉल f, जो मुझे गिवन होगा वो स्मॉल f गिवन होगा, मुझे फाइंड करना है कैपिटल F। तो स्मॉल f जो हमारे पास है, ये फंक्शन जो हुआ किसमें था? हमने x मान लिया, तो ये फंक्शन है x 2x, क्या हो गया? 2x फंक्शन हमारे पास कोई है। अब मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है? ये मुझे देखना है ये किस फंक्शन का क्या हो सकता है? डेरिवेटिव। लिखा हुआ है, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि कैपिटल F, फाइंड द कैपिटल ऑफ F। क्या फाइंड करना? मुझे कैपिटल F फाइंड करना है। कैपिटल F जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव ऑफ F। मतलब ये हुआ कि कैपिटल F जो होगा एंटी डेरिवेटिव होगा, तो इसका मतलब F क्या होगा? डेरिवेटिव। मुझे ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ा था डेरिवेटिव में एक फंक्शन होता है, कैपिटल F ले लिया हमने, वो फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर। बट अगर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट जो चलता आ रहा है, अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा उसका डेरिवेटिव होगा क्या होगा? 2x। दैट मीन्स द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से एक चीज भी क्लियर होती है कि एंटी डेरिवेटिव में हम लोग सी को ऐड क्यों करते हैं, ये भी हमारे पास क्लियर होता है। क्योंकि कुछ लोगों को डाउट हमेशा रहता है कि सी क्या है? सी एक ऐसा कांस्टेंट है, वो कोई भी एक रियल कांस्टेंट ही हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूले के, अगर फार्मूले से निकालना चाहें फुल फार्मूला, क्या हमारे फार्मूले क्या होते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन। हाँ, तो इंटीग्रल्स बात करते हैं। इंटीग्रल्स भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट एंड सेकेंड इज डेफिनेट। इनडेफिनेट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो फर्स्ट हमारे पास है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। द कलेक्शन कह सकते हैं, द ऑल कलेक्शन, द ऑल कलेक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, सॉरी एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स
is called indefinite इंटीग्रल्स। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूले की फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास होता है ये होता है इंटीग्रल साइन। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है ये होता है इंटीग्रांड। ठीक है, अब ये होता है हमारे पास वेरिएबल एलिमेंट। वेरिएबल एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास का है इंटीग्रल साइन हमारे पास है। ये फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रांड होता है एंड एक्स जो होता है वेरिएबल एलिमेंट। तो ये हमारे पास रहा एक फॉर्मूला। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसको अगर पूरा पढ़ना चाहेंगे तो ये लिखा हुआ हमारे पास कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास कुछ पंखा चलो, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। ये हमारे पास कुछ सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं। बस हम लोगों को यही ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, सभी फॉर्मूले हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में आपको लर्न करना पड़ रहा है तो आप छोड़ दीजिए। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही लर्न करेंगे, चाहे तो ये भी लर्न ना करें, बट हम लोग के थोड़ी सी हेल्प होगी आगे फॉर्मूलेस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और हम लोग इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ये फॉर्मूले हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो अगर कोई फॉर्मूला मिस होता है तो हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसको देखते रहेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। हम लोग आर.डी. शर्मा से स्टार्ट करते हैं। आर.डी. शर्मा के हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज 19.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4। मतलब आपके पास फॉर्मूले नोट होंगे तो आप फॉर्मूले देखते रहना, उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो आर.डी. शर्मा का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, 6 या 8 पार्ट होंगे, क्लियर नहीं हो पा रहा है कितने हैं, बट हम लोग क्वेश्चन मत करते हैं। आई थिंक 8 पार्ट्स हैं। तो हम लोग पार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x टू दी पावर 4, मतलब हम लोगों को x टू दी पावर 4 का इंटीग्रल फाइंड करना है। देखिए, अब ये फंक्शन जो हमारे पास है क्या है, f(x). दैट मीन्स हम लोगों को फाइंड करना है f(x) dx। ठीक है, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए f(x) कितना हमारे पास है, x टू दी पावर 4 एंड dx। अब देखिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन
n प्लस 1 एंड डी एक्स, सॉरी प्लस सी। तो देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो n की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर डायरेक्ट सीधी 4 दिख रही है मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, दैट मीन्स x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। तो x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, दिस इज अ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल। नोट करना है किसी को, नोट कर लीजिए। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के, कुछ आर डी शर्मा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन हो चुका हमारे पास, ऐसा करते पहला लिखते हैं हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस से, एफ एक्स इज एक्स टू द पावर 4 एंड एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 5 और 5 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स टू द पावर, दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 अपॉन एंड फाइंड इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एंड इट्स इंटीग्रल इज एक्स की पावर 5 और 4 प्लस 1 अपॉन 5 4 प्लस 1 प्लस सी। एंड अभी हो जाएगा एक्स टू दी पावर कितना जाएगा हमारे पास 9 अपॉन 4 अपॉन 9 अपॉन 4 प्लस सी, दैट मीन्स 4 अपॉन 9 एक्स टू दी पावर 9 अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एक्स टू द पावर 5 अपॉन 4। ठीक, तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन जो आर डी शर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 8 पार्ट्स हैं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि log x बेस x क्या है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है, फर्स्ट का 8th क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है कि log x बेस x, तो दैट मीन्स फंक्शन एफ एक्स जो है हमारे पास log x बेस x। देखिए log की एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि क्या होती है कि देखिए log की प्रॉपर्टी होती है कि log m बेस n इज इक्वल टू log m अपॉन log n। अगर मैं ये प्रॉपर्टी इसमें लगाना चाहूँ तो ये हो जाएगा log x अपॉन log x, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 हमारे पास, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ एक्स कितना है 1, तो 1 डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल जो होता है वो होता है x, दैट मीन्स x प्लस सी। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 8x प्लस सी। ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे पास रह गए। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन से। हाँ तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, एक आप करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब देखिए अगर हम कॉस 2x को ब्रेक करते हैं, देखिए मुझे 1 को कैंसिल करना है, ऐसे कौन सा फॉर्मूला है कॉस 2x का, 1 हमारा कैंसिल हो जाए। देखिए अगर 1 प्लस कॉस 2x को देखते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 एंड dx। देखिए अब यहाँ से 1 से 1 हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 एंड dx। ठीक है, अब 2 से कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा, इस ओनली हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर x। अब देखिए कॉस स्क्वायर x और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x होगा हमारे पास कॉस x, तो ये जगह कॉस x dx, तो कॉस x का इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास, जो इंटीग्रल होगा साइन x प्लस c। ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आफ्टर के लिए। ठीक है, अब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करिए और इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा
इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप नोट करिए और हम लोग बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, इस बेस पे देखो ये हमारे पास ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 एंड डी एक्स। ऊपर से कॉमन आएगा हमारे पास एक्स की पावर 5 एंड एक्स माइनस 1, नीचे कॉमन आएगा एक्स की पावर 3 तो एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लिया आप। देखिए हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 1/a⁴ एंड इंटू b⁴। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 1/a इंटू b⁴x एंड dx। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताने वाला हूं, आप खुद करिए इसको। a इंटू बी एक्स की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे a⁴x वाला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर a की जगह क्या है, a इंटू बी। ठीक है, बस एक आपको नोट कर रहा होगा ये माइनस कहाँ से आ गया, है ना, माइनस कैसे हो गया। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a⁻−x dx, जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा माइनस a⁻−x अपॉन लॉग a बेस e प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए ये जो cos 2x हमारे पास है, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखते हैं हम लोग। cos 2x का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, एंड dx। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x, तो वो होगा हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x एंड dx। ऊपर मिलेगा 1 हमारे पास, 1 अपॉन साइन हो जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर x dx, और cosec का इंटीग्रल जो होता है वो होता है माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब फिफ्थ का सेकंड पार्ट आपके लिए। फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है वो है 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x अपॉन हमारे पास है cos स्क्वायर x एंड dx। ये पार्ट आपके लिए है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है e⁴ log स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x dx। ये हमारे पास क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि e⁴ log x जो होता है वो हमारे पास x होता है, तो e⁴ log स्क्वायर रूट ऑफ x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x एंड dx। अब देखिए नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर क्या है, ऊपर पावर हाफ, मतलब किसी का स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 एंड dx, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब
मतलब पावर हाफ ऊपर पहुंचेगा। हम लोग अगर ट्रांसफर करेंगे तो इसको जाएगा x की पावर माइनस हाफ एन हाफ। हम लोग यहाँ पर x टू द पावर n अप्लाई करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।